बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिछले दिनों मीरपुर आज़ाद कश्मीर का दौरा किया था और वहाँ पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को मुखातिब करते हुए ये कहा था कि पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की गलती ना करना। बल्कि ये भी कहा गया था वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कि अगर आपकी जानिब से ये गलती की गई तो मोदी की ये आखिरी गलती होगी। लेकिन अभी रूसी खबर रसा इदारे की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस बात का इजहार किया गया है कि मोदी ये गलती पाकिस्तान पर हमला करने का इरादा रखता है। आज की इस वीडियो में ये खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे कि रूसी खबर रसा इदारे ने क्या रिपोर्ट जो है वो शाया की है। इसके अलावा पिछले दिनों गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में जो बच्चों के साथ ज़्यादती के जो मुकदमात सामने आते हैं, उनके जो मुल्ज़मान होते हैं, मुजरमान होते हैं, उन्हें सरेआम फांसी देने की जो करारदाद है वो मंजूर की गई। और इसकी अब वजारत कानून ने, बल्कि आप कह लें कि वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने मुखालफत कर दी है कि वजारत कानून इस किस्म की कोई लेजिस्लेशन जो है वो इसको पजीराई जो है वो नहीं बख्शेगी। ये क्यों उनकी जानिब से बयान दिया गया है। और कल वज़ीर आज़म इमरान खान की, जैसा कि हमने आपको अपनी कल की वीडियो में बताया था कि इमरान खान की जहांगीर तरीन के साथ मुलाकात का इम्कान है, वो मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो सामने आई है वो आप सुन चुके होंगे। लेकिन वो वन साइडेड स्टांस था और इस मुलाकात में क्या बातें हुई वो आपके साथ भी शेयर करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि जो चीनी का बहरान है उसका असल जिम्मेदार जो है वो कौन है। और इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर भी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक और भी थोड़ा सा मुद्दा है, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन देखते हैं अगर टाइम बचा तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूसी खबरसां इदारे की जानिब से एक रिपोर्ट जो है वो शाया की गई है जिसमें ये बताया गया है कि भारत ने जो पाकिस्तान के साथ जो सरहद है पाकिस्तान की, उस पर स्पाइक्स मिसाइल जो है वो उसकी तनसीब का काम जो है वो शुरू कर दिया है। ना सिर्फ स्पाइक्स मिसाइल जो है उनकी तनसीब की जा रही है, बल्कि उसके साथ साथ दीगर जो ख़तरनाक हथियार होते हैं वो भी वर्किंग बाउंड्री पर जो है वो लगाए जा रहे हैं। और इस रिपोर्ट में ये इंकिशाफ किया गया है कि भारत ने खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ जो उसका जंगी जनून है उसका इजहार करना जो है वो शुरू कर दिया है। और ये बताया गया है कि ये स्पाइक्स जो मिसाइल हैं ये एंटी टैंक मिसाइल होते हैं। इसके ज़रिए जो टैंक होते हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है। इसराइल से ये मिसाइल लेकर जो है वो वर्किंग बाउंड्री पर लगाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो LOC पर जो इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ होती हैं भारत की जानिब से, शहरी आबादी को जो निशाना बनाया जाता है, अब इसका जो ऑर्बिट है इसे वर्किंग बाउंड्री तक जो है वो फैलाने का भारत जो है वो इरादा रखता है। तो इस हवाले से नाज़रीन आपको ये भी बता सकते हैं कि ना सिर्फ अभी वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो मीरपुर ख़ास आज़ाद कश्मीर में खिताब किया, उससे पहले भी मुख्तलिफ़ खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान जो आलमी बरादरी है अक़वाम मुत्तहिदा को भारत के इन इरादों से जो है वो आगाह कर चुका है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म का जंगी जनून जो है वो रखता है। अब हम बात करते हैं नाज़रीन, जो कल कौमी असम्बली में एक करारदाद पास हुई जिसमें जो कमसन मासूम बच्चे होते हैं उनके साथ जो ज़्यादती की जाती है, उन्हें जो रेप का निशाना बनाया जाता है, इस हवाले से कौमी असम्बली में एक करारदाद जो है वो पास हुई। तहरीक इंसाफ के ही रुकन असम्बली अली मोहम्मद खान ने एक करारदाद पेश की थी। ये मुतफ़िक़ा तौर पर पास हुई। नून लीग ने भी इसकी जो है वो मुखालफत नहीं की, इसकी सपोर्ट की। पीपल्स पार्टी की जानिब से इसकी सपोर्ट नहीं की गई। और उसके बाद आपने देखा कि फवाद चौधरी की जानिब से भी इस करारदाद के खिलाफ एक ट्वीट जो है वो सामने आया था। और ना सिर्फ फवाद चौधरी बल्कि जब ये करारदाद असम्बली से पास होगी तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मैंने ये भी देखा कि जो हुकूमती रहनुमा थे वो इस करारदाद की मुखालफत कर रहे थे। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया पर भी एक अलग से बहस चल रही है। एक बहस तो ये चल रही है कि जो लोग ये चाहते हैं कि ऐसे तमाम जो लोग होते हैं, जो मुजरिम होते हैं, मुजरमान होते हैं, जो इस किस्म के मकरू काम में मुलव्वस होते हैं, पकड़े जाते हैं, तो उन्हें सरेआम फांसी देनी चाहिए। एक तो वो तबका जिक्र है। दूसरा वो है जो इस बात को इंडोर्स कर रहा है कि इस तरह की सज़ाएं जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, ये शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, ये कानून के ख़िलाफ़ हैं, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उनके ख़िलाफ़ हैं। और इसी बात को मौजू बनाते हुए फवाद चौधरी ने भी इसकी मुखालफत की थी कि अगर इस किस्म की लेजिस्लेशन होती है तो फिर इंसानों में पाकिस्तान एक महज़ब मुआशरा है, तो ये
इस किस्म की लेजिस्लेशन या जो सज़ाएँ होती हैं वो कबायली इलाकों में होती हैं, मुअज़्ज़म मुआशरों में नहीं होती। लेकिन अब वजारत कानून के जो वज़ीर हैं फ़रोग़ नसीम, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये जो करारदाद है इसकी हम हमायत नहीं करते, बल्कि ये करारदाद सुप्रीम कोर्ट का एक 1994 का फ़ैसला है जिसमें इस किस्म की सज़ाओं को सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी करार दे चुकी है, खिलाफ शरिया करार दे चुकी है। तो ये कहा गया है कि वजारत कानून कोई ऐसी लेजिस्लेशन या कोई ऐसा कानून तैयार नहीं करेगी जो सुप्रीम कोर्ट के 1994 के हुक्म के खिलाफ होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक अच्छी खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे तो एक खबर ये भी चल रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो कम हो गई हैं कोई 23%, और उसके कम होने से कोई 23 रुपये लीटर जो है वो पाकिस्तान में जो तेल की कीमतें हैं वो कम होंगी। इस वक्त पेट्रोल जो है वो 116 रुपये लीटर है, लेकिन उसके साथ साथ जो डीजल है वो 127 रुपये लीटर है। लेकिन ये जो तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई हैं, सब ने इसको ऑब्जर्व किया है, लेकिन उसकी वजह चीन में जो कोरोना वायरस आया है उसकी भी एक वजह है, क्योंकि वुहान एक हैवी मैकेनिकल सिटी है, चीन का बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्शन होती है, तवानाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से भी ये कमी देखने में आ रही है। लेकिन इसको इस चीज़ से मंसूब नहीं किया जा सकता कि इसका असर बहुत देर पा होगा और ऑयल और प्राइस की कीमतें इसी तवातुर के साथ गिरती रहेंगी, बल्कि जब ये वायरस का जो एक आप कह सकते हैं एक बहरान पैदा हुआ है, जब ये ख़त्म होगा तो फिर दोबारा से ऑयल प्राइसेस जो है वो हो सकता है कि अपनी पहले वाली कीमत पर वापस चली जाएं। लेकिन अच्छी खबर यह है पाकिस्तान के लिए कि बलूचिस्तान के इलाके किलात में एक ब्लॉक है, मार्केट, उसका ब्लॉक का नाम है मार्गेट। तो पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी जो कि सरकारी सतह पर तेल की तलाश करती है, उसने इस ब्लॉक पर कोई 30 जून 2019 में काम जो है वो शुरू किया था, और 4500 फुट यहाँ पर ड्रिलिंग जो है वो की जा चुकी है, और 4500 फुट ड्रिलिंग के बाद यहाँ पर हाइड्रो गैस है जो है वो मिली है, और इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ पर तकरीबन कोई 1 खरब मुकाब फुट गैस जो है वो मिलेगी, जिससे पाकिस्तान के कोई 900 मिलियन डॉलर्स की बचत होगी। बल्कि ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो गैस का ज़ख़ीरा मिला है पिछले 15 सालों में, जो पाकिस्तान के जितने भी ज़ख़ायर मिले हैं 15 सालों में सबसे बड़ा ज़ख़ीरा होगा। और इसमें यह भी बताया गया है कि इस ज़ख़ीरे के मिलने के बाद जो हम LNG इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत भी कम हो जाएगी। ये हम इम्कान बता रहे हैं क्योंकि जो PPL जो कंपनी है उसकी जानिब से ये तो कह दिया गया है कि हमने ड्रिलिंग की है, और यहाँ पर 4500 फुट ड्रिलिंग के बाद हमें हाइड्रो जो गैस है, हाइड्रो कार्बन गैस है वो मिली है। लेकिन उनकी जानिब से कहा गया है कि जब तक ये ड्रिलिंग का काम मुकम्मल तौर पर नहीं हो जाता, ड्रिलिंग मुकम्मल नहीं हो जाती, हतमी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये कितना बड़ा ज़ख़ीरा होगा। लेकिन जो इब्तदाई तखमीना है वो यही है कि 1 खरब मुकाब फुट गैस जो है वो मिलेगी। और नाज़रीन, आपको मालूम है कि जब से हुकूमत आई है तो उनकी जानिब से पिछली हुकूमत में गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई गई थी, जो इस हुकूमत ने बढ़ाई हैं, जिसकी वजह से अब लोग बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं कि गैस के जो बिल हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा जहांगीर तरीन की कल वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद जो वर्शन सामने आया था वो अगर आप देखें वो वर्शन बज़ाहिर ये लगता है कि जहांगीर तरीन के सोर्सेस के ज़रिए ये खबर जो है वो मीडिया को जारी की गई, जिसमें ये बताया गया कि जहांगीर तरीन की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई, जिसमें बात हुई आटा और चीनी के बहरान पर, जो इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर भी बात हुई, और उसके साथ साथ जो मुलाकात में जो मुतालबात थे इत्तेहादियों के उस पर भी बात हुई। और जहांगीर तरीन के हवाले से ये खबर आई, ज़राए से ये खबर सामने आई कि जहांगीर तरीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जो इख्तलाफात हैं वो जो शिद्दत अख्तियार कर गए थे वो ख़त्म हो चुके हैं। और जहांगीर तरीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बताया कि उनकी ज़ात के हवाले से गलतफहमियाँ फैलाई जा रही हैं, आटा और गंदम के बहरान का जो है उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है, और उनका मीडिया ट्रायल जो है वो किया जा रहा है, जबकि जहांगीर तरीन ने इस तमाम मामले पर अपनी सफाई जो है वो पेश की है। लेकिन कुछ सोर्सों से हमें भी ये पता चला है, एक तो हमने आपको पहले भी बताया था कि कुछ मीडिया के लोगों से जहांगीर तरीन की मुलाकात होनी थी, जुमेरात के रोज़ भी, जुमे के रोज़ भी ये मुलाकात नहीं हो पाई। ये मुलाकात होती तो शायद कुछ और चीज़ें भी सामने आती। लेकिन एक बात ये सामने आई है कि इस मुलाकात में जो वज़ीर आज़म इमरान खान से हुई है, इसमें ज़्यादातर जो बात हुई है वो इत्तेहादियों के उस मामलात पर भी हुई है जो उनकी डिमांड्स हैं, और उसमें ये मामलात कहाँ तक पहुँचे थे, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के हवाले से वो भी सारी बात जो है वो खोल कर जहांगीर तरीन ने उनके सामने रखी है। लेकिन ज़्यादा बात जो है वो गंदम बहरान के हवाले से हुई है कि ये गंदम का बहरान किस तरह से पैदा हुआ,
और ये इसमें किन किन लोगों ने जो है वो फ़ायदा उठाया। तो ज़्यादा बात चीनी से ज़्यादा जो है वो गंदम के बहरान पर बात हुई है। चीनी के बहरान जहाँ तक ताल्लुक़ है नाज़रीन, लेकिन ये एक जो मौक़िफ़ है वो एक तरफ का आया है, दूसरी तरफ का मौक़िफ़ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मुलाकात में क्या वाकई इनके इख्तलाफात कम हुए हैं जहांगीर तरीन के वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ, वो अभी बातें सामने नहीं आई। लेकिन जो और बातें हुई हैं वो मैंने जैसे बताया कि ज़्यादा गंदम पे फोकस किया गया और इत्तेहादियों के साथ जो बातें होती रहीं, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग काफ को जो है वो ज़्यादा ज़ेर बहस रही। लेकिन जो चीनी का बहरान है नाज़रीन, ये आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि चीनी के बहरान के जैसे आपको मालूम है कि जहांगीर तरीन की 4 शुगर मिले हैं और मजमूई तौर पर तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शुगर मिले हैं, तो सिर्फ जहांगीर तरीन को इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। गो के चीनी की कीमतें बढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, हर साल कीमतें बढ़ती हैं। क्रैशिंग सीज़न के बाद चीनी की कीमत कम होती है, लेकिन जैसे ही क्रैशिंग सीज़न जो है वो ख़त्म होने के बाद वक्त गुजरता चला जाता है, चीनी की कीमतें भी उसी हिसाब से बढ़ती चली जाती हैं, हर साल होता है। और इसमें ज़्यादा जो लोग हैं जो चीनी के क्रैशिंग सीज़न के बाद शुगर मिलों से जो चीनी खरीद कर स्टॉक कर लेते हैं, ज़ख़ीरा कर लेते हैं, वो ज़्यादा इस चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह बनते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो ज़ख़ीरा करते हैं अशियाए खुर्दनोश की और सब्जियों की, फ्रूट की और इस तरह की, बाकी चावल की या फिर चीनी की, तो इन पर हाथ डालने की ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा वजह चीनी के रेट बढ़ने की ये लोग होते हैं जो स्टॉक कर लेते हैं, मार्केट से चीज़ों को उठाकर जो है वो गायब कर देते हैं, जिसके बाद तलब और रसद जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल पैदा होते हैं, इम्बैलेंस की रेट हो जाता है, तो जिसके बाद मार्केट में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो यही वजह है चीनी की कीमतें बढ़ने का भी। और जो मैंने आपसे बात की थी कि एक और बात मैंने आपके साथ शेयर करनी है, पिछले दिनों DGISPR का एक हादसा हुआ और उस हादसे के बाद गुल बुखारी साहबा का एक ट्वीट सामने आया था जिसमें उनकी जानिब से एक मुख्तसर सा ट्वीट, आप ये कह सकते हैं कि गैर मुहज़्ज़ब सा, बल्कि गैर मुहज़्ज़ब भी एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ होगा, आप कह सकते हैं कि ऐसा ट्वीट जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस ट्वीट के बाद जिस तरह से उसका रद्द-ए-अमल सामने आया लोगों का, इसलिए सियाने ये कहते हैं कि बेवकूफ़ दोस्त दुश्मन से बेहतर है कि एक सियाना दुश्मन जो है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने वो एक ट्वीट कर दिया, उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, गुल बुखारी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि लोगों की मोहब्बत होती है और उस मोहब्बत का इज़हार लोग करते हैं, लेकिन इस मोहब्बत का इज़हार करने का ये तरीका नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। कुछ समझदारी का, दानिशमंदी का मुज़ाहरा करना चाहिए कि अगर वहाँ पर किसी का नाम नहीं है और आप उस पर रद्द-ए-अमल देंगे तो इसका मतलब ये है कि जो वो इशारा कर रहे हैं वो आपने समझ लिया और आपने भी उसको वही तस्लीम किया जो उसने लिखा है। तो मुनासिब यही था कि उस ट्वीट को इग्नोर किया जाता और उस ट्वीट पर बजाय इसके कि रद्द-ए-अमल देकर जो है वो अपने जज्बात का इज़हार किया जाता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन पर जो है वो कोई रद्द-ए-अमल देने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उल्टा वो आपको जो है वो बैकफायर करता है। तो इस तरह की ट्वीट्स पर ख़ास तौर पर जो है वो समझदारी करनी चाहिए, जो कि मैंने देखा है कि नहीं करनी चाहिए थी। अगर कुछ ट्वीट में किसी का नाम नहीं था तो उस पर रद्द-ए-अमल देने की भी ज़रूरत नहीं थी। रद्द-ए-अमल देकर आपने एक किस्म से वो एक्सेप्ट किया, जिनके जज्बात या एहसासात हैं सारे मामलात में, आपने एक्सेप्ट किया कि उनका इशारा किस तरफ था और ये बात उन्होंने किसके हवाले से कही है।